नमस्कार। गुफ्तगू के इस अंक में मेरे साथ है उमेश चौबे जी। पहले मैं इनका परिचय कर दूं। ये वकील भी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट में वकालत करते हैं, साथ ही साथ हमारे अपने बिहार से हैं। वकील साहब को दिल्ली स्टूडियो में बुलाने का हमारा जो मकसद था वो आपसे संबंधित है, यानी हमारे बिहार वासियों से संबंधित है, खासकर बिहार वासियों से संबंधित है। सब्जेक्ट ये है कि हमारा एक प्रयास होता है, बिहारी खबर ने शुरू से ही एक प्रयास किया है कि आपको हम उन सब्जेक्ट से अवगत करवाएं, उस विषयों से अवगत करवाएं जो आपको लगता है कि आप जानते जरूर हैं, उसको जीते भी हैं, लेकिन उसका असली मायना क्या है वो शायद आप नहीं समझ पाते। आज के बहस का विषय होगा कि जब आप अपने गृह प्रदेश यानी बिहार छोड़कर कहीं भी किसी भी रूप में जाते हैं या आप प्रवासी बनते हैं, तो आप जब इस रूप में आपने क्या खोया, क्या पीछे छोड़कर आ रहे हैं और क्या आगे आपके साथ चल रहा है और क्या साथ ही साथ चल रहा है, उन सब पर बात होगी हमारे मित्र उमेश जी के साथ। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे पास आए। आप अपना एक बार परिचय बता दें। जो मुझे जानकारी थी वो मैंने परिचय दे दिया है। जी नमस्कार, मेरा नाम उमेश चौबे है। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा ऑफिस भी है जनकपुरी में, और पीछे हमारा गांव छपरा ज़िले में एकमा और दाऊदपुर के बीच में हमारा गांव पड़ता है बलोखड़ा, और मूल रूप से वहीं के रहने वाले हैं। आपके पिताजी का नाम? और जी, हमारे पिताजी 1950 के दशक में बंगाल चले गए थे। वहाँ जाके उन्होंने सरकारी नौकरी पास करी, फिर उनकी सरकारी नौकरी लग गई, पोस्ट मास्टर थे। फिर वहाँ से उनका तबादला हो गया दार्जिलिंग ज़िले में। हम लोग पैदा भी हुए वहीं सुकना में, दार्जिलिंग ज़िले में ही पले बड़े भी वहाँ। फिर मैं यहाँ दिल्ली में आ गया और यहाँ से मैंने वकालत करी और फिर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो एक तरह से हम लोग बहुत पुराने प्रवासी हैं। प्रवासी शब्द का दंश से आप भली भांति अवगत होंगे। थोड़ा सा प्रवासी शब्द पर कुछ बोलेंगे? दिल्ली में प्रवासी का दंश क्या है? सर, ऐसा है कि हम ये जानते हैं कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना घर, गांव, अपनी ज़मीन छोड़ के वो जाना नहीं चाहता, कहीं भी नहीं जाना चाहता। वो अगर उसे सब कुछ अपने घर में, गांव में और उसके आसपास ही उपलब्ध हो जाए तो वो कहीं न जाए। तो जो इंसान होता है उसके नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि वो चलता ही रहता है। जैसे सभी पशु हैं वैसे हम भी पशु हैं। जहाँ हरी घास दिखती है वो धीरे धीरे वहीं चला जाता है। उसे स्वयं भी पता नहीं रहता कि उसकी रोटी कहाँ है और उसे किस्मत कहाँ खींच के ले जाती है। अब हम अपने खानदान में हम जानते हैं कि वो कहते हैं कि हम लोग कन्नौज के रहने वाले थे। कन्नौज से धीरे धीरे बिहार पहुँच गए 150-200 साल पहले। फिर वहाँ से 100 साल पहले हमारे दादाजी कलकत्ता पहुँच गए, वहाँ रेलवे में नौकरी करते थे। फिर उनके साथ मेरे पिताजी पहुँच गए, कलकत्ता से दार्जिलिंग पहुँच गए, वहाँ पिछले 50 सालों से बसे हुए हैं। तो वहाँ पर फिर हम लोग भी पैदा हुए, वहीं पढ़े लिखे, फिर दिल्ली में आए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन सर्कल हम लोग घूम रहे हैं। पहले इधर से वहाँ गए, फिर मैं यहाँ घूम के आया और एक तरह से बसा हुआ ही। उमेश भाई, प्रवासी जब हम होते हैं, मेरा अगला सवाल और जिसका मोटो है आपको बुलाने का मकसद भी जो है उसी पर मैं आ गया हूँ। जब हम बिहार छोड़ते हैं तो क्या पीछे हम छोड़ जाते हैं? हमारी जिम्मेदारी से लेकर सरकार की जिम्मेदारियां जो हम छोड़ आते हैं, और क्या हम साथ लेकर चलते हैं और क्या हम पाते हैं और सदा हमारे साथ होता है, उस पर थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या? देखिए उमाशंकर जी, आपने जो विषय चुना है ये बड़ा जटिल विषय है, क्योंकि ये प्रवासी हैं, अपना घर छोड़ के निकले हैं। एक व्यक्ति है तो व्यक्ति समाज का हिस्सा है, वो अपना एक बहुत बड़ा समाज छोड़ के आता है। अब एक तरह से कहा जाए अपने पहले तो वो अकेला ही आता है, अपना घर, परिवार, नाते, रिश्ते सब छोड़ के सिर्फ एक उम्मीद, एक मन में आशा लेके
पता नहीं क्या सोच के ट्रेन में बैठता है और चल देता है। एक ऐसी दुनिया में जा रहा होता है जिसके बारे में उसे एक तरह से कहा जाए बहुत कम ही जानकारी होती है कि वो जा कहाँ रहा है। सिर्फ इतना पता होता है कि कहाँ जा रहा है, वो राहें उसे कहाँ ले जाएंगी, वो अंततः क्या करेगा, कहाँ रोजी रोटी उसकी होगी, कैसे कमाएगा। तो ये चीज़ें तो अनिश्चितता के गर्भ में होती हैं, वो पहुँच जाता है उसके बाद। लेकिन हाँ, चूँकि हम मनुष्य हैं तो हमारे अपने एक अधिकार हैं, एक नेचुरल पर्सन का अधिकार है चूँकि हम मनुष्य हैं। दूसरा हमें ये जानना है कि जो आपने पूछा है, चूँकि मैं वकील हूँ तो अगर आप कानूनी नज़रिए से पूछ रहे हैं तो हमें ये जानना है कि देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून है संविधान। संविधान की धारा 21 में जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ। हम चाहे भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, बिहार से हम कश्मीर में चले जाएं, कन्याकुमारी में चले जाएं, केरला में रहें, किसी भी छोर में कहीं रहें, भारत का संविधान और उसका जो कानून है, वो आवरण जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे हम कहीं चले जाएं, वो हमारी रक्षा करता है। संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं है और संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। तो हम चाहे कहीं भी चले जाएं, वो कानून हमारे साथ रहता है और जो जो अधिकार संविधान में प्राप्त हैं वो हमें वहाँ भी प्राप्त होते हैं। अब जैसे आप कहते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार में है व्यापार करने का अधिकार, कहीं भी जाने का अधिकार, वहाँ पर जीवन जीने के लिए कानून सम्मत कोई भी बिजनेस हो या नौकरी हो, कुछ भी करने का अधिकार सब संविधान से ही आता है और वो हमें मिलता है। वो हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कानून सम्मत काम कर सकते हैं और जीवन के लिए जो जो करना उचित है वो हम कर सकते हैं। ये कानून हमें संविधान मैं बीच में आपको रोकते हुए मैं बताऊं, मैं दिल्ली को उदाहरण लेते हुए बात कर रहा हूँ। पीछे भी बहुतों बार ऐसा हुआ कि भाई फलना राज्य के लोगों को यहाँ से भगाओ, चिल्ला राज्य के लोगों को भगाओ। इवन कोरोना काल में आपने देखा कि करोड़ों की संख्या में लोग जी, और राज्यों में एक अदृश्य ही नहीं दृश्य भी, यानी दिखने वाला भी एक बना दिया गया, बैरिकेटिंग कर दी गई कि इस राज्य के लोग उस राज्य नहीं जा सकते हैं, उस राज्य के लोग इस राज्य नहीं जा सकते हैं। तो क्या ये तर्क संगत था, संविधान के अनुसार था, या जिन्होंने किया वो गलत किया, या होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? सर देखिए, अब इसमें भी कई सवाल जुड़े हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसा मैंने कहा, संविधान हमें अधिकार देता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, राइट टू ट्रैवल है। अगर कानून के द्वारा हमें नहीं रोका जा रहा है किसी कारणवश, अगर कानून ने यहाँ रोक रखा है कि आप यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर ऐसी घटना हो गई या कोई दुर्घटना हो गई या कोई स्ट्राइक है, किसी भी तरह का अनरेस्ट है या कोई ऐसा कारण है जहाँ पर भीड़ नहीं जाने चाहिए, लोग नहीं जाने चाहिए, अगर इस तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, तो आप कानून सम्मत आपका अधिकार है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई जाने से रोक नहीं सकता। लेकिन क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे देश में मल्टी पार्टी है, विभिन्न लोगों की राजनीति की रोटी भी वो इसी बात पर सेकते हैं कि कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ रह रहा है। कोई बाहर से आ रहा है तो वो उनका अधिकार ले रहा है, जो वहाँ रह रहे हैं उनका अधिकार छीन ले रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये मुद्दा पॉलिटिकल बन चुका है। लेकिन अगर हम फिर वही, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम संविधान से देखें तो संविधान ही जब हमें अधिकार देता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इस बात पर राजनीति करने का क्या मतलब है कि आप क्यों आए, आ गए तो आप हमारे अधिकार ले रहे हैं, आप चले जाइए, या आपको भगा दिया जाएगा, या जो वहाँ के रहने वाले उनको ये कहा जाए कि देखो ये आपका अधिकार ले रहा है, हम आपके अधिकारों को सुरक्षित करेंगे, आप हमें वोट दें। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पेटी पॉलिटिक्स है और ये सब पॉलिटिक्स का। उमेश भाई, पीछे एक वाकया हुआ था पुरानी दिल्ली में जी, और मंडी में आग लग गई थी और एक मकान में लगभग 34 बिहार के लोगों की मौत हो गई थी जी। आप भी, आपके जानकारी में भी ये सारी चीजें दिवाली के आसपास। जी, आपको एक जानकारी दे दूं कि हम लोग बिहारी खबर एक बिहारी हेल्पलाइन भी चलाता है जी। तो बिहारी हेल्पलाइन का मकसद है कि बिहार के वासी, आप कहीं भी हो, किसी भी तरह की समस्याएं हो, तो आप हमें कॉल करें, यथासंभव सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो उसी के तहत मैं शंकर भाई, एक मैं पूछना चाहूँगा, ये हेल्पलाइन कहाँ आप लोग दिखाते हैं? क्योंकि शायद कोई जानना चाहे तो मैं भी बता दूं। नहीं, वो एक्चुअल में क्या है ना, बिहारी हेल्पलाइन के से आप कहीं भी गूगल में भी सर्च कर ले, बिहारी खबर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अखबार में, चैनल में,
पत्रिका में आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। जी। साथ ही साथ कोरोना काल में हमने काफ़ी एक्टिविटी किया था, खैर छोड़िए ये सारी चीज़ें। तो मैं वो उदाहरण बताना चाह रहा था, जब पुरानी दिल्ली में ये एक्सीडेंट हुआ और जहां हमारी टीम पहुंची, मैं खुद पहुंचा, तो हमने ये पाया कि जो 34 लोग 32 लोग मरे थे, उनकी ये स्थिति नहीं थी कि यहाँ से लाश उनके घर तक पहुंच जाए। और जब हमने बिहार के आला अधिकारी से संपर्क किया तो पहली बार मुझे ये जानकारी मिली कि भाई वो अपने कर्तव्यों के वियोग भी जाके कुछ काम करते हैं, नहीं करते हैं। तो उस समय जो हमें फाइट करना पड़ा, अंततः उनके लाश को सही ढंग से उनके घर तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया हुई बिहारी हेल्पलाइन के सपोर्ट से, तो हमें एक विटनेस के तौर पर सरकार ने रखा। वे जिम्मेदारी है आपकी, आप जिम्मेदार होकर सिग्नेचर करिए, देन हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो चीज है, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर सरकार के किसी अधिकारी ने ये कहा कि भाई आप इनको भिजवा रहे हैं तो आप विटनेस के रूप में साइन करिए, तो कानून के नज़रिए से, सामान्य नज़रिए से भी मैं कहूँगा कि ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखिए, जो मैंने ये कहा कि जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 संविधान में अगर है, तो एक इज्जत के साथ अगर कोई बरियल जिसे कहते हैं, या उसे लाश को दफनाया जाए, या जो भी वो धर्म को मानता हो उस हिसाब से उसकी अंतिम क्रिया की जाए, ये अधिकार भी हमें वहीं से मिलता है। जीवन है, जीवन जितने दिन चल रहा है, जब वो व्यक्ति गुजर जाता है तो सामान्य भी एक नैतिक भी हम जिम्मेदारी होता है कि जब हम किसी लाश को देखते हैं तो उसे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक व्यक्ति है जो इस दुनिया से गुजर गया है। तो और मैं आपको जानकारी, अगर कानूनी नज़रिए से आप ये कहें तो देखिए, आईपीसी की धारा 297 हम जानते हैं कि वो किसी डेड बॉडी के साथ अगर आप उसको डिसेक्रेट करते हैं, उसका अनादर करते हैं, या जहाँ उसे दफनाया जा रहा हो या जहाँ वो जलाया जाता हो, अगर आप उस जगह घुस जाते हैं या वहाँ पर अगर आप कोई इस तरह का काम करते हैं या आप उसके साथ लाश के साथ अनादर करते हैं, तो वो भी एक तरह का दंडनीय अपराध है। यानी आईपीसी में भी इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि आप लाश का अनादर नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी के क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि एक यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल हुआ था माननीय सर्वोच्च अदालत में, पंडित परमानंद कटारा मुझे याद आ रहा है, बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें ये कहा गया था कि जैसे किसी को फांसी की सजा हो जाती है, उसके लाश को आधा घंटा लटका के रखा जाता है, तो उन्होंने ये कहा था कि आधा घंटा लटका के रखना भी एक तरह से उस लाश का अपमान है। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना था कि हाँ ठीक है, वहाँ एक डॉक्टर होना चाहिए जो ये परीक्षण करे कि हाँ भाई ये व्यक्ति मर चुका है, तो आप इसे उतारिए और इसका इज्जत के साथ इसका दाह संस्कार इसका करिए। लेकिन आप उसे आधा घंटा 1 घंटा लटका के रखें, ये उस जो दिवंगत, देखिए ये कितना ठीक पॉइंट है, कितने मतलब आपको जानकारी और आपका अधिकार, उस दोनों के बीच में कितना छोटा सा एक धागा नुमा। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि हमें पता नहीं होता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ ये अपमान है। चलो, वो व्यक्ति जब जिंदा था वो दोषी था, उसे भारत के कानून के सम्मत जो सजा मिलनी थी मिल गई, सर्वोच्च सजा मृत्युदंड मिलनी थी वो मिल गई, वो व्यक्ति मर भी गया, वो गुजर गया। लेकिन अब उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा उसके लाश को लटका के रखी, क्या आवश्यकता है उसकी? उमेश भाई, मेरा ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी था कि बिहारी खबर के दफ्तर में, खासकर दिल्ली वाले दफ्तर में, महीने में कम से कम हजारों, ना जाने कितने हजार लोग हमसे संपर्क करते हैं और अपनी समस्याएं सिर्फ इसलिए हमसे व्यक्त करते हैं चूंकि हम बिहारी खबर है। उनको लगता है हम चूंकि बिहार के हैं और बिहारी खबर है तो उनको हम लोग सिर्फ जागरूक करना चाहते हैं, और उनकी ज्यादातर लोगों की समस्याओं का समाधान आपकी बातों में है। तो वो आप गौर से देखिए, आपकी समस्याओं का समाधान उमेश जी बता रहे हैं। आपको ये सारे सब्जेक्ट कहीं और नहीं मिलेगा, बिहारी खबर पर ही मिलेगा। तो आप उमेश जी को बड़ा ही गौर से सुनिए, आपके अधिकार को ये समझा रहे हैं। उमेश जी, एक और उदाहरण था कि मैंने देखा है, क्योंकि जर्नलिस्ट होने के नाते हमें उन सारी जगहों पे भी घूमना होता, मैंने देखा है कि जो उस जानकारी के अभाव में दिल्ली पुलिस का एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, तो बहुत सारे बिहार के ऐसे भी लोग हैं
मैं तबके की बात नहीं करूंगा, जो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, एक हीन भावना से ग्रसित है और वो नहीं जानता कि मेरा अधिकार क्या है नहीं है। तो क्या मुझे एक पुलिस वाले से डरना चाहिए? पुलिस और पब्लिक के बीच में या प्रवासियों के बीच में क्या अधिकार है, वो थोड़ा एक बार खुल कर बताएं ताकि वो अवेयर हो सके। जरूर। देखिए, इसमें ये मुद्दा ये है कि जो आपने पूछा है, फिर जैसे ये मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कई मुद्दे हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि कोई प्रवासी है, वो एक पुलिस वाले को देखता है, वो डर जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात है अशिक्षा। पुलिस वाले को देख के उमाशंकर सिंह जर्नलिस्ट नहीं डरते, उमेश चौबे जो बिहारी हैं और बिहार से आए हैं वो नहीं डरते। बिल्कुल। लेकिन जो सामान्य दूध फल बेचने वाला है जी, वो डर जाता है कि भाई ये आ गए तो पुलिस वाले आ गए। वो एक अशिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। आप शिक्षित अगर हैं तो आप अपने अधिकारों को जानते हैं, अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो जाहिर सी बात है आप सामान्य पुलिस वाले को देखकर आप डरते हैं। तो आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, पुलिस व्यवस्था में सुधार की बहुत आवश्यकताएं हैं। 100-150 साल 200 साल से पुलिस व्यवस्था एक आर्काइक जिसे कहना है, वो पुराने ढर्रे से ही वो चली आ रही है। बहुत कम परिवर्तन हाँ हालांकि हुए भी हैं। नया कानून CRPC का 1973 में बना था, लेकिन आपको जानकारी चलो 1973 से बने हुए भी उसे 50 साल हो गए, बहुत सारी कमियां हैं। और कानून ऐसा लिखा जाता है, कानून की सामान्य भाषा ऐसी होती है कि अच्छे से अच्छा हिंदी का जानकार या अच्छे से अच्छा अंग्रेजी का जानकार अगर आप उसे भी कह दें कि जरा ये धारा पढ़िए और समझाइए तो उसे दिक्कतें आएंगी। उसे सिर्फ वकील ही पढ़ के समझ सकता है या अच्छा कानून का जानकार ही समझ सकता है। तो चूंकि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उन अधिकारों को नहीं पढ़ पाते तो उन्हें समझ में नहीं आता। अब आपको एक बात बताऊं कि पुलिस वाला कोई आता है, वो आपको अरेस्ट कर सकता है। कब अरेस्ट कर सकता है? जी, पुलिस वाला तब अरेस्ट कर सकता है जब उसे इस बात की जानकारी हो, या फिर अगर कोई उसे कंप्लेन मिला हो कि भाई फलाने व्यक्ति ने XYZ ABCD किसी ने भी एक संज्ञेय अपराध किया हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो और ये भाग सकता है, तो उसके पास वारंट हो ना हो वो उसे अरेस्ट कर सकता है। ये CRPC में लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ पुलिस वाला ही नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आप भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि फलाना व्यक्ति मर्डर करके भाग रहा है, आपने देखा कि उसने यहाँ मर्डर किया, उसने गोली चला दी और वो भाग रहा, आप भी उसे अरेस्ट कर सकते हैं, आप उसे पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपका अधिकार ये है कि आप पुलिस वाले को जाएं और दे दें, सुपुर्द कर दें। तो अरेस्ट तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। यानी जो अधिकार एक सामान्य व्यक्ति को हो वही पुलिस वाले को है। बिल्कुल। आप किसी को, आपके पास कोई कानून मिला है या आपके पास कोई अधिकार मिला है तो किसी को सताने के लिए नहीं मिला है, पुलिस वाले को इसलिए मिला है कि कोई अपराध कर रहा है इसको थोड़ा तो आप उसे रोकें। जी। अब आप एक बात बताइए, जैसे ठीक है ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको अपने पास नोट करके जरूर रखिए कि आपके पास एक विशेष अधिकार है। पुलिस वालों के पास भी उतना ही अधिकार है जितना आपके पास है, बस आपको जानकारी की जरूरत है। बिहारी खबर कोशिश करता रहेगा कि आपको ऐसे चीजों की जानकारी देता रहे, ताकि अगर आप अशिक्षित भी हैं तो अशिक्षा को ही हथियार बना लीजिए। बिहारी खबर के साथ जुड़े रहिए, आपको शिक्षित करने का हम कोशिश करते रहेंगे। अब मैं आपसे बिहार की चर्चा करना चाह रहा हूँ। बिहार सरकार, अगर मैं दिल्ली में हूँ, बिहार वासी होने के नाते बिहार सरकार की हमारे प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? सर, अब ये जो आपने सवाल पूछा, ये पॉलिटिकल सवाल है। कानून से तो मैं अब क्या बताऊंगा, लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ कि जैसे एक राज्य है, हमारा राज्य वेलफेयर स्टेट है। मतलब जहाँ वेलफेयर स्टेट है, सोशलिस्टिक है, सामाजिक है, आप और समाज बना है व्यक्ति से, तो हर व्यक्ति जो राज्य का नागरिक है, जो वहाँ का डोमिसाइल है, रहने वाला है, उसके अधिकारों की रक्षा करना ये राज्य सरकार का काम है, जिम्मेदारी है। अब कौन से राज्य सरकार कैसे कैसे अपने लिए कानून बनाती है, ये तो राज्य सरकार के अपने अपने लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी है। क्यों है? क्योंकि आप देखें, जैसे आप कहते हैं कि आप प्रवासी हैं, हम भी प्रवासी हैं, कोई भी व्यक्ति प्रवासी है, चाहे वो मजदूर है, वो अपना राज्य छोड़ के आता है, दूसरे राज्य में जाता है, वहाँ पर वो धन अर्जन करता है और वहाँ खर्च भी करता है। यानी वो जिस राज्य में जाता है वहाँ कमाता है, वहाँ खर्च करता है, तो उस राज्य की इकोनॉमी को भी वो ऐड करता है। और उसके अलावा अपने जब गृह राज्य में वो पैसा भेजता है
तो वहाँ की इकोनॉमी को भी वो प्रभावित करता है, क्योंकि वहाँ के स्टेट इकोनॉमी को पैसा जाता है, लोगों के पास उसके घर में पैसा जाता है, लोग खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात इकोनॉमी बढ़ती है। और ऐसा बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत देखा जाता है जहाँ से बहुत लोग बाहर जाते हैं। पोस्टल इकोनॉमी चलती है और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमें माना जाना चाहिए कि जो व्यक्ति गया वो अपनी सारी जिम्मेदारियां से तो राज्य सरकार को मुक्त कर जाता है, लेकिन बाहर जाके कमा के आपकी इकोनॉमी को भर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति तो वैल्यूएबल है। बिल्कुल, वो कमा रहा है, आपसे ले कुछ नहीं रहा है, ना तो आपसे बिजली ले रहा है, ना बत्ती ले रहा है, ना सामाजिक सुरक्षा, कुछ नहीं ले रहा है, दूसरे राज्य से ले रहा है, लेकिन वहां से कमा के अपने गृह राज्य में भेज रहा है। तो उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना उस राज्य की जिम्मेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल समझिए आप इन चीजों को, आप सरकारों की जिम्मेदारी है, बशर्ते कि खुद की जिम्मेदारी को भी समझते हैं। तो खैर उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आज के लिए इतना है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इस तरह के सब्जेक्ट को उठाते रहेंगे और आपको वैसे सब्जेक्ट से भी अवगत करवाते रहेंगे जो आपके जीवन को प्रभावित करता है और आपको जानना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।